चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहानियाँ जो हमने आपको दी हैं पढ़ाने के लिए, उन कहानियों को कैसे पढ़ाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आपने पढ़ाया, काम कराया, सवाल जवाब कराए और ख़ाली जगह बना दी, MCQs बनवा दिए उसमें से। ये तो बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं जो करनी है लाज़िम। लेकिन कहानी पढ़ाने का जो अंदाज़ होगा ना आपका, वो होगा थोड़ा सा तमसीली। यानी कहानी को आप, एक तरफ कहानी होगी पेपर में और एक तरफ बच्चों की पर्सनल लाइफ होगी, और कहानी जो है वो ऐसे चलानी है कि वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में कैरेक्टराइज हो जाए। यानी कहानी के कैरेक्टर्स को उनकी ज़ाती ज़िंदगी के कैरेक्टर के साथ आपको मैच करवाना है। बहुत अच्छे तरीके से क्लास में ही आप मैच करा सकते हैं। भाई ये जो इस कहानी में ये वाला कैरेक्टर है, ये फ़र्ज़ करो ये हैं। अब जैसे ही बच्चे उस कहानी के किसी कैरेक्टर को किसी एक बच्चे के साथ अटैच करते हैं, तो वो पूरी कहानी उसके साथ बच्चा फिट करना शुरू कर देता है। तो कहानी जो है वो बच्चे की पर्सनल लाइफ से जुदा नहीं होनी चाहिए। तो वो बोले ये तो कहानी है, बस ये कहानी की हद तक पढ़ी और ये इसका मेरी ज़ाती ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी जो मेजर प्रॉब्लम है ना बच्चों के साथ, वो यही है कि वो बुक को, टेक्स्ट को, अपनी पढ़ाई की चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे। तो हम कहानी के ज़रिए से उनकी ये जहन साजी करेंगे कि वो जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, उसको वो तमसील बनाकर, कैरेक्टराइजेशन के ज़रिए से वो अपने लाइफ के साथ उसको क्या करें, जोड़ पाएँ। तो मैं आपके सामने एक कहानी जो है वो शेयर कर रहा हूँ आपसे, और उस कहानी को मैं कैरेक्टराइज भी करूँगा साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि कैसे आपको ये कैरेक्टराइज करना है। तो कहानी में पढ़ रहा हूँ। इस कहानी का नाम है गंजा कबूतरबाज। ठीक है, ये आएगी मेरा ख्याल है आपके पास 5वीं और 6ठी जमात के किसी मंथ में ये कहानी आने वाली है। तो मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ और साथ साथ डिस्कस भी करते हैं। पुराने ज़माने में एक गंजा अपनी बूढ़ी माँ के साथ ज़िंदगी बसर करता था। उनके घर में एक छोटा सहन था जिसमें शहतूत के एक दरख्त में गंजे की काली बकरी बंधी रहती थी। जुगाली करती, अपनी दाढ़ी हिलाती, ज़मीन को अपनी खुरों से खोदती रहती और मैं किया करती थी। ठीक है, जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो ये आपको सुनना नहीं है, बल्कि इसकी क्या करनी है, पिक्चराइजेशन करनी, तस्वीर, फिल्म चलानी है आपको। ठीक है, फिल्म जो है वो मुसलसल आपके जहन में चलनी चाहिए। उनका कमरा मगरिब की तरफ था, जिसमें एक छोटी सी खिड़की और बीच में एक तंदूर था। ऊपर एक चबूतरा और छत में एक सुराख आसमान की तरफ बना था ताकि धुआं निकल सके, हवा और रोशनी वगैरह आ जा सके। खिड़की को घास की पत्तियों से शीशे की तरह ढांक रखा था। दीवारों पर भूसा मली मट्टी पुती हुई थी और चारों तरफ ताक और अलमारियाँ, ठीक है, सामान रखा हुआ है। पूरा इन्होंने नक्शा आपको खींचा। गंजा सुबह सहरा चला जाता, यानी उनका जो घर है उसके करीब में रेगिस्तान भी है या सहरा है। सहरा चला जाता, चारा काटता, गट्ठर बनाता और घर लाता। थोड़ा बकरी को देता था और बकिया छत पर ढेर बना देता ताकि जाड़ों में बेचे या फिर अपनी बकरी को दे। दोपहर के बाद कबूतर उड़ाता था। बड़ा अच्छा कबूतरबाज था। 10-15 कबूतर थे। सीटी भी बहुत अच्छी बजाता था। बुढ़िया सुबह शाम अपने ऊन काटने के चरखे के पास बैठी रहती। ठीक है,
वो ऊन होता है, ऊन से धागा बनाते हैं, उसका चरखा होता है, उस पर वो लपेटती रहती और ऊन काटती रहती। माँ और बेटा इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बादशाह का घर उनके झोंपड़े के सामने था। सही है, या कोई अमीर आदमी है या बादशाह है, उसका जो महल है वो उससे सामने ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी। बहुत खूबसूरत महल था, अकल उसे देखकर दंग रह जाती। बादशाह की लड़की गंजे पर आशिक हो गई। जब भी गंजा उसके महल के सामने छत पर कबूतर उड़ाता था, लड़की अपनी खादमाओं और लौंडियों के साथ ऊपर आती और कबूतरबाजी का तमाशा देखती और उसकी सीटियां सुना करती। कभी आंखों के इशारे से गंजे से कुछ कहती भी थी, मगर गंजा कोई तवज्जो नहीं करता था। इस तरह रहता है कि तुम समझो कि वो लड़की को जानता ही नहीं, लेकिन सच तो ये है कि वो बादशाह की बेकरार लड़की का आशिक था, लेकिन नहीं चाहता था कि लड़की ये बात जान ले। जानता था कि बादशाह किसी वक्त अपनी बेटी किसी भी सूरत में एक गंजे लड़के को नहीं देगा, जो दुनिया में सिर्फ एक बकरी, 15 कबूतर और एक बूढ़ी माँ का मालिक था। और अगर ब्याह भी दे तो भी बादशाह की बेटी धुएं और झोंपड़े में बंद होना कब चाहेगी। बादशाह की बेटी हर तरकीब करती, लेकिन गंजे से कुछ ना कहलवा सकी। यहाँ तक कि एक रोज़ एक भेड़ का दिल छेद कर उसकी खिड़की के सामने लटकवा दिया। भेड़ का दिल, बहुत सारे उसमें लकड़ियाँ तिनके फंसा के लटकाए, अलामती तौर पर कि भाई अच्छा जी। लेकिन गंजे ने फिर भी कुछ जाहिर ना होने दिया। कांटों के ढेर के किनारे कबूतर उड़ाता रहा, सीटी बजाता रहा और अपनी माँ के चरखे की रें रें सुनता रहा। आखिर बादशाह की बेटी बीमार होकर बिस्तर पर लेट गई। अब छत पर नहीं आती थी और खिड़की से गंजे को नहीं देखती थी। बादशाह ने तमाम हकीमों को अपनी बेटी के सिराने जमा किया, कोई भी उनमें से उनका इलाज नहीं कर सका। तमाम किस्सा कहने वाले इस किस्म की जगहों पर कहते हैं कि बादशाह की बेटी ने अपने दिल का राज किसी पर नहीं खोला, चाहे डर से या चाहे शर्म से। लेकिन मैं कहता हूँ कि लड़की ने अपने दिल का राज बाप से कह दिया। जब बादशाह ने सुना कि इसकी लड़की गंजे लड़के पर आशिक हो गई है तो सख्त खफा हुआ और चिल्लाया, अगर एक बार फिर इस गंजे का नाम तेरी ज़बान पर आया तो तुझे शहर से बाहर निकाल दूंगा। मगर क्या आदमियों का कहत था कि उस गंदे के आशिक हुई। तेरी शादी वजीर के लड़के से करूँगा। लड़की ने कुछ नहीं कहा। बादशाह गया, तख्त पर बैठा और वजीर को पास बुलाया और बोला, वजीर आज इसी रोज़ गंजे का सर उड़ा दो और पाबंदी लगा दो कि कभी छत पर ना आए। वजीर ने अपने चंद तंदुरुस्त नौकर को गंजे के घर भेजा। गंजा तमाम वाक़या से बेखबर कबूतरों को दाना देने ही जा रहा था कि वजीर के आदमी घर पर टूट पड़े और पलक झपकते ही कबूतरों का सर उड़ा बैठे। कबूतरों का गंजे को डंडे मारे और इसका सारा जिस्म तोड़ ताड़ कर लौट गए। बूढ़ी औरत का भी एक पैर तोड़ डाला। खिड़की का घास और पत्तों का पर्दा भी उजाड़ कर चल दिया। गंजा पूरे 1 हफ्ते तक ना हिल सका। अपनी झोंपड़ी में सोया हुआ था और कराहता था। बुढ़िया उसके ज़ख्म पर मरहम रखती और लानत भेजती थी। हफ्ते के दिन गंजा उठकर सहन में तूत के दरख्त के नीचे आकर बैठा, यानी उनके घर में जो शहतूत का दरख्त था, ताकि थोड़ा दिल बहलाए। सोच ही रहा था कि अपने मरे कबूतरों को कहाँ दफन करे कि अपने सर के ऊपर एक आवाज़ सुनी। सही है, अपने सर के ऊपर एक आवाज़ सुनी। नज़र उठाकर देखा तो शहतूत के दरख्त पर 2 कबूतर बैठे हुए बातें कर रहे थे। कबूतरों में से एक कबूतर बोला, अजीज़ बहन, तुम इस लड़के को पहचानती हो? दूसरा बोला, नहीं। पहले कबूतर ने कहा, ये वही लड़का है जिसकी वजह से बादशाह की बेटी मरीज हो गई है। बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया। वज़ीर ने अपने नौकरों को भेजकर इसको इस हाल में कर दिया। लड़का इस फिक्र में है कि कबूतरों को कहाँ दफन करें। दूसरा कबूतर बोला, क्यों, ज़मीन में गाड़ नहीं रहा है?
पहला कबूतर बोला बस तुम कहती हो क्या काम करे। दूसरा कबूतर बोला जब हम यहाँ से उड़ेंगे, यानी तुम बताओ कि क्या करे फिर ये। तो वह बता रहा है जब हम यहाँ से उड़ेंगे तो हमारे पैरों के नीचे से 4 अदद पत्तियाँ गिरेंगी। अगर इन्हें अपनी बकरी को खिला दे और बकरी का दूध कबूतरों की गर्दन पर मालिश करें, कबूतर जिंदा हो जाएंगे और ऐसे काम करेंगे जो आज तक किसी कबूतरों ने ना किया हो। पहला कबूतर बोला काश कि लड़का हमारी बातें सुन ले। ये कहकर कबूतर हवा में उड़ गए। 4 अदद पत्तियां उनके पैरों के नीचे से गिरी। गंजे ने उन्हें लिया और वहीं बकरी को खाने के लिए दिया, जिससे इसको खूब दूध आया। गंजा पतीली ले आया, बकरी का दूध दोहा और इस दूध को कबूतरों की गर्दन पर मला। कबूतरों ने हाथ पैर फड़फड़ाए, जिंदा हो गए और गंजे के गिर्द चक्कर काटने लगे। बुढ़िया ने कबूतरों के परों की फड़फड़ाहट सुनी और बाहर आई। गंजे ने कबूतरों का हाल सुनाया। बुढ़िया ने कहा प्यारे बेटे, अब कबूतरबाजी से तौबा कर ले। अगर इस बार छत पर गया तो बादशाह तुझको मार ही डालेगा। गंजे ने कहा अम्मा, मेरे कबूतर अब वो कबूतर नहीं है जिन्हें तूने अब तक देखा। देखो, इस वक्त गंजे ने अपने कबूतरों से कहा कि मेरे खूबसूरत कबूतरों, एक काम करो कि मेरा दिल खुश हो जाए और मेरी अम्मा भी राज़ी हो जाए। कबूतरों ने दायरा बनाया, गुटरगूं की और यकायक फ़ज़ा में परवाज़ करने लगे। गंजा और उसकी माँ हैरत में पड़ गए। थोड़ी देर गुजर गई, कबूतरों का कोई पता ना था। बुढ़िया बोली ये तुम्हारे कबूतरों की वफादारी है? भाग गए सारे कबूतर। बुढ़िया की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि कबूतर आसमान में नजर आए। वो एक टाट की टोपी अपने साथ लाए। अब देख, अच्छा जी, लाए थे। टोपी गंजे को दी। बुढ़िया ने कहा अजीब कीमती सौगात तुम्हारे लिए लाए हैं। तंज किया। लाए भी तो क्या लाए? टाट की टोपी। ठीक है, अब देख तेरे सर पर ठीक आती है या नहीं। गंजे ने टाट की टोपी अपने सर पर रखी और बोला माँ, मुझे ठीक आ रही है ना? बुढ़िया बोली बेटा तू कहाँ है? गंजा बोला मैं यहीं हूँ। बुढ़िया बोली टोपी मुझे दे, ज़रा मैं भी तो देखूं। गंजे ने टोपी उतार कर अपनी अम्मा को दी। बुढ़िया ने उसे अपने सर पर रखा। गंजा चिल्लाया अम्मा कहाँ गई? बुढ़िया ने कोई जवाब ना दिया। गंजा हैरान और परेशान चारों तरफ देख रहा था। यकायक देखा कि उसकी माँ के चरखे काटने की आवाज़ आ रही है। दौड़कर कमरे में गया, देखा कि चरखा खुद ब खुद अपनी चरखी पर घूम रहा है और ऊन काट रहा है। अब वो समझ गया कि टाट की टोपी क्या खुसूसियत रखती है। बोला माँ, अब मुझे और परेशान ना कर, टोपी दे। मैं जाकर थोड़ा खाने पीने का सामान ले आऊँ। मैं भूख और कमज़ोरी से मर ना जाऊँ। बूढ़ी औरत बोली कसम खा कि हराम के माल को हाथ नहीं लगाएगा तो मैं तुझे टोपी दूंगी, वरना नहीं दूंगी। गंजा बोला मैं कसम खाता हूँ कि मैं इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा जो मेरे लिए हराम है। ठीक है, कहानी चल रही है। अभी हम जब कहानी के इख्तिताम तक पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको इसकी तमसीली बात आपके साथ रखूँगा। तो बुढ़िया ने टोपी गंजे को दे दी और गंजे ने इसे सर पर पहनकर बाहर की राह ली। दूसरी तरफ के चंद मोहल्लों के बाद हाजी अली पारचा बाप का घर था, यानी जो कपड़ा बनाता है। पारचा बाप किसे कहते हैं? कपड़ा बनाने वाले। वहाँ दूसरे मोहल्ले में हाजी अली कपड़ा बनाने वाले का घर था। कई कारखाना थे जहाँ कई सौ मजदूर, नौकर और नौकरानियाँ थीं। गंजा रास्ता चला जा रहा था और अपने आप से बात कर रहा था। अच्छा प्यारे गंजे, हिसाब लगा कर बता कि हाजी अली का माल तेरे लिए हलाल है या नहीं? माँ ने क्या बोला हुआ है? हराम नहीं लाना इससे। और वो अब क्या सोच रहा है? ये जो हाजी कपड़े वाला है, इसका माल तेरे लिए हलाल है या हराम है? हाजी अली आखिर पैसे कहाँ से लाता है? अपने कारखानों से। क्या वो खुद काम करता है? नहीं, वो तो काम नहीं करता। वो काले सफ़ेद को हाथ नहीं लगाता।
वो सिर्फ कारखाने का मुनाफा वसूल करता है और अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारता है। बस फिर काम कौन करता है और मुनाफा देता कौन है प्यारे गंजे? यानी अब उसकी बातें हो रही अंदर से, वो अपने आप से सवाल कर रहा है, उसका ज़मीर उसको जवाब दे रहा है इस तरह से। अपना भेजा ठीक से इस्तेमाल कर। मैं तुझसे एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक जवाब देना। बता, हम देखें अगर लोग काम ना करें कारखाने कैसे चलेंगे? जवाब, बिल्कुल नहीं, बंद हो जाएंगे। क्या इस वक्त भी कारखाने मुनाफा देंगे? जवाब, किसी भी तरह नहीं। बस प्यारे गंजे, नतीजा क्या हुआ? इन सवालों और जवाबों से हम ये नतीजा निकालते हैं कि मज़दूर काम करते हैं लेकिन इनका तमाम मुनाफा हाजी ही हड़प कर जाता है और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा उन्हें देता है। बस क्या अब हाजी अली का माल उसका नहीं है, मेरे लिए हलाल है? गंजा ये सोचकर कि हाजी का माल क्योंकि उसकी अपनी कमाई नहीं है, वो खुद लोगों का खून निचोड़ता है, लिहाजा हाजी का माल गंजे के लिए हलाल है। ये उसने फैसला कर लिया अंदर से। गंजा नहायत इत्मीनान से हाजी अली कपड़ा बुनने वाले कारखानेदार के घर में दाखिल हुआ। चंद मुलाजमाएँ और नौकर बाहर सहन में आने जाने में मसरूफ़ थे। गंजा उनके बीच से गुजर गया और किसी ने उसे नहीं देखा। सहन में हाजी अली अपनी बीवियों के साथ, कई अदद बीवियों के साथ हौज के किनारे बैठे हुए भैंस पर रखा हुआ शाम का नाश्ता नोश फरमा रहा था। चाय बिस्किट शीरमाल का दौर चल रहा था। गंजे के मुंह में पानी आ गया, सामने गया और एक बड़ा सा लुक़्मा अपने लिए उठा लिया। हाजी अली देख रहे थे कि इनके मुरब्बे और शहद तकरीबन आधा गायब हो गया है। फ़ौरन ही बिस्मिल्लाह कहना, दुआ पढ़ना और तस्बीह दोहराना शुरू कर दिया। गंजे ने हाजी जी की चाय उठाई और गटागट पी गया। अब तो औरतों ने और हाजी अली ने एक ज़ोरदार चीख मारी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमरे की तरफ भागे। गंजे ने सारा शहद शीरमाल चट कर डाला और चंद प्याली चाय पीकर उठा कि ज़रा कमरों के अंदर की सैर करे। कमरों के अंदर इतनी कीमती चीज़ें भरी थी कि गंजा देखकर परेशान हो गया। चांदी, सोने के चरखदान, सुनहरी पर्दे, कालीन, दरियाँ, यहाँ से वहाँ तक चांदी और शीशे के बर्तन और बहुत सी दूसरी चीज़ें। गंजे को जो जो पसंद आती थी अपनी जेब के अंदर रखता जाता था। किस्सा मुख्तसर, आखिर हाजी अली के बड़े संदूक की कुंजी तलाश कर ली, बड़े संदूक की चाबी तलाश कर ली। रात को जब तमाम लोग सोए हुए थे, संदूक का कुंडा खोला और जितना भी हो सकता था रुपया निकाला और बाहर चला आया। दूसरे और अमीरों के घर भी धावा बोला और आधी रात गुजरी थी कि अपने घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ा पैसा अपने लिए रख लिया और बकिया रास्ते में बैठे हुए गरीबों को बांट दिया। गरीबों के घरों की कुंडी खटखटाता, घर का मालिक दरवाजे पर आता। गंजा कहता, ये थोड़ा सा सोना और 2000 रुपया ले लो और अपने बाल बच्चों पर खर्च करो, ये तुम्हारा माल है, किसी और से नहीं कहना। घर का मालिक जब आता देखता कि देखे कि दरवाजे के पास कौन है और आवाज़ किधर से आ रही है, देखता था कि एक मुट्ठी सोना और बहुत सारा रुपया फर्श पर पड़ा है और वहाँ आसपास किसी शख्स का नामो निशान नहीं है। यानी वो डालता और डाल के बोल के चला जाता। गंजा रात गए घर पहुँचा, बूढ़ी औरत सोई नहीं थी। गंजे के इंतज़ार में चरखा काटे जा रही थी। नींद उसकी आंखों में भरी हुई थी। झोंपड़ी के अंदर कबूतर अपने परों के अंदर अपने सरों को छुपाए यहाँ वहाँ बैठे हुए ऊँग रहे थे। गंजा चुपके से झोंपड़ी में आया और अचानक अपनी माँ के पास बैठकर अपनी टोपी उतार दी। बुढ़िया ने अपने बेटे को देखा, खुश होकर बोली, इस रात गए तक कहाँ थे बेटा? गंजा बोला, हाजी अली कपड़ा बनाने वाले के घर में, लोगों का माल इससे ले रहा था। बूढ़ी औरत ने इसके लिए शोरबा उबाला। गंजा बोला, मैंने इतना शहद और शीरमाल खाया है कि अगर पूरे एक हफ्ते भी अपने मुंह में कुछ ना रखूं फिर भी मैं भूखा नहीं होगा। बुढ़िया ने खुद अकेले ही रात का खाना खाया और बकरी का दूध पिया और फिर दोनों सो गए। गंजे ने अपना तमाम शोरबा कबूतरों के सामने डाल दिया। दूसरे रोज़ सुबह सवेरे टोपी सर पर रखी और कोठे पर जाकर कबूतरों को उड़ाना और सीटी बजाना शुरू कर दिया। एक लंबी लग्गी भी अपने साथ में ले रखी थी जिसका एक सिरा लोहेदार था। ये आपने देखा, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई ना, तो अभी और लंबी कहानी है, क्योंकि ये हमने कहानी ये सोचकर बनाई है कि 1 महीने आप इसे चलाएंगे। यहाँ तक जब आप पढ़ा लें तो आप एक तमसील पेश करेंगे कि ये जो कहानी है, इस कहानी में
ये जो गंजा कबूतरबाज है, ये गंजा कबूतरबाज हर जगह है। मैं भी गंजा कबूतरबाज हूँ और आप भी गंजे कबूतरबाज हैं। सही है। यानी जब उसकी बूढ़ी माँ उसको ये कहती है कि बेटा हराम नहीं लेकर आना, वो क्या करता है, वो बात को घुमाना फिराना शुरू करता है। ऐसे ही हम भी गंजे कबूतरबाज हैं। कोई चीज़ जो गलत होती है हम उसको घुमा फिरा के अपने लिहाज से क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। इस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो भी सारे गंजे कबूतरबाज हैं। कोई काम करके नहीं लाएगा, उससे बोलेंगे तुमने काम नहीं किया, तो वो पता है क्या बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा मैंने गलती की, बल्कि वो क्या करेगा, वो बोलेगा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। ठीक है। अच्छा, ये जो कहानी हम पढ़ी है, इस कहानी में कुछ कैरेक्टर जो है वो बादशाह के कैरेक्टर भी होते हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अना परस्ती का शिकार हो जाती हैं। यानी बादशाह को जब ये पता चला कि उसकी बेटी जो है वो गंजे की आशिक हो गई है, तो उसने बजाय इसके कि उस बात को वो समझाता, बेटी से बात करता, उसको सुलझाने की कोशिश करता, वो एकदम चिराग पाओ गया, एकदम गुस्से में आ गया। और गुस्से में आके उसने कहा तेरी ये मजाल, और उसने अपनी बेटी को कुछ कहने के बजाय सामने वाले गंजे को खूब ज़बरदस्त तरीके से अपना ताकत इस्तेमाल करते हुए खूब कूटा, खूब पिटवा दी। ऐसे ही हमारे पास भी बहुत से लोग होते हैं घर में, ठीक है, फैमिली में, मोहल्ले में, पड़ोस में, जो किसी भी मसले को हल करने की नीयत से उसे एनालाइज नहीं करते, उसे देखते नहीं, बल्कि अपनी ताकत, ठीक है, अपनी आना, इसको जो है वो प्रमोट करते हैं और उसी की बुनियाद पर फिर वो फैसले करते हैं। तो जब भी आप ज़िंदगी के अंदर, यानी बच्चों को अब आपको ऐसे बोलना है चलते फिरते भी, ठीक है। और ये जो कहानी है गंजा कबूतरबाज, इसका यहाँ तक का जो आइडिया है, उस आइडिया को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लासरूम में, स्कूल में चलते फिरते जब बच्चे कोई ऐसी हरकत करें जो हरकत गंजे कबूतरबाज के जैसी हो, ठीक है, जैसे वो कुछ चीज़ बच्चा गलत कर रहा हो, ठीक है, तो आप फ़ौरन क्लास में बोलें ओ भाई अभी तुमने कोई टाट की टोपी थोड़ी पहनी हुई है, तुम समझ रहे हो तुमने टाट की टोपी पहनी हुई है, हम तो तुमको देख रहे हैं ये करते हुए। ऐसा तो तुम जब करना जब तुमने कोई टाट की टोपी पहनी हुई हो। सही है। फिर ये भी बात कि भाई टाट की टोपी वोपी जितनी भी पहन लो, पब्लिक को तो दिखाई नहीं देगा, पब्लिक से तो छुप जाओगे, लेकिन जो अल्लाह ताला ऊपर बैठे हैं ना, उनसे तो नहीं छुप सकता कुछ भी। लाख तुम टाप की टोपी पहन लो, कमरे में छुप जाओ, दूसरों की नज़रों से भाग जाओ, किसी को नज़र नहीं आओगे, लेकिन नज़र किसको आओगे, अल्लाह ताला को आओ। देखें, मैं इस कहानी के सारे कैरेक्टर्स, वो जो बकरी जिसने 4 फूल खाए थे, ठीक है, इसको भी कहीं तमसील में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। वो जो कबूतर जो बैठ के 2 बात करके गए थे, इसको भी किसी तमसील में किसी जगह पर यूज़ किया जा सकता है। ये उस्ताद की एबिलिटी है कि वो कहानी को उठाता है और बच्चों की ज़िंदगी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। और बच्चों की भी ये एबिलिटी होती है फिर थोड़े दिनों के बाद कि वो ज़िंदगी में चलते फिरते जो कुछ उनके सामने हो रहा है उसका ताल्लुक़, उसका लिंक वो जोड़ना शुरू कर देते हैं किससे, उस कहानी के साथ, उस किताब के साथ जो उन्होंने पढ़ी है। और यही दरअसल इल्म का तकाज़ा होता है कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो आप अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। और आपने देखा जब वो सारे पैसे लेकर आया हाजी के कपड़े वाले के घर से, तो उसकी जो माँ है वो भी मुतमईन हो गई। सही है। उसकी माँ ने हालांकि शर्त लगाई थी कि तू हराम नहीं लेकर आएगा, लेकिन अच्छा, उसने अपने आप को इत्मीनान दिलाने के लिए क्या करा, उसने बोला मैंने हाजी को लूटा है, ठीक है, तो मैं ये सारे पैसे किसको देना शुरू कर दूँ, गरीबों को देना शुरू कर दूँ। अगरचे कि उसने गलत काम किया है, लेकिन होता यही है हमारे यहाँ, हम 10 लाख की चोरी करते हैं, 2 लाख मस्जिद में दे देते हैं और समझते हैं कि जो 8 लाख हैं वो हमारे सही हो गए। बहुत सारे लोग दुनिया में इस फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं।
उन्होंने 20 लाख रुपए की चोरी की, रिश्वत ली, तो दूसरा काम किया, ठीक है, और उसमें से 2 लाख रुपए मस्जिद की तामीर में चंदा दे दिया। और क्या समझा, तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। हमारे यहाँ होता है जैसे बहुत सारे कारखाने वाले, उनको जब टैक्स में छूट मिलती है, सही है, वो कहते हैं हमने फलाही इदारे को ये चंदा दिया, तो फलाही इदारे को चंदा देते वक्त टैक्स में छूट उनको मिलती है, तो क्या करते हैं उस फलाही इदारे को देते हैं 1 लाख रुपए और उससे लिखवा लेते हैं 10 लाख रुपए। फलाही इदारा जो है वो लिख के कितने देता है कि मैंने 10 लाख रुपए आपसे लिए, लेकिन उसने लिए कितने होते हैं, 1 लाख रुपए, और टैक्स में वो क्या दिखा देते हैं कि हमने 10 लाख रुपए क्या दे दिया, चंदा दे दिया इस इदारे को। तो ये जो गलत काम होता है, इस गलत काम को सही कवर चढ़ा के है, कड़वी गोली के ऊपर जैसे मीठी, कड़वी गोली के ऊपर मीठी चीनी चढ़ा के जो हम बड़े मज़े से ले लेते हैं, इसी तरीके से जो बुराई है उसको अच्छाई के लिबास पहना के सब लोग उस पर उसको अपनाने की खुशी उनको हो जाती है। सब कहते हैं इट्स ओके, सही है, हालांकि है क्या, वो बुराई है। तो ये जो एलिमेंट है, देखिए इस कहानी से आपने ये सारे एलिमेंट निकाले हैं, और इस कहानी के ये एलिमेंट्स आप बच्चों को, अच्छा ऐसा नहीं होता कि 10वीं क्लास में अगर हम पढ़ाएंगे तो उन एलिमेंट्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन जब हम किसी 5वीं 6ठी क्लास में इसको पढ़ा रहे होंगे कहानी को, तो फिर ये एलिमेंट डिफ़ाइन नहीं करेंगे, बस फिर बातों बातों में बोलेंगे हाँ तुम तो लग रहे हो गंजे कबूतरबाज, हाँ तुम तो लग रहे हो गंजे कबूतरबाज की अम्मा, हाँ तुम्हारा तो कैफियत हाजी साहब की तरह हो गई जो कपड़ा बनाते थे, समझ रहे हैं आप, या कब तक उस गरीब आदमी की तरह रहोगे जो इंतज़ार करता रहता है कि बाहर से कोई आएगा और उसके दरवाजे पे पैसे और सोना रख के चला जाएगा। आप देख रहे हैं कितने पहलुओं से ये कहानी हमारी ज़िंदगी के अंदर कैरेक्टराइज हो सकती है। एक अच्छे उस्ताद की ये सलाहियत है कि वो कहानी को कहानी के तौर पर नहीं पढ़ाता, सिर्फ वो बस कहानी पढ़ी, मज़े आ गए, ज़बरदस्त, अगली कहानी पढ़ी, पिछली भूल गए, ठीक है। कहानी तमसील होती है, कहानी को कैरेक्टराइज करना होता है, कहानी के माखज़ को, कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है, तो सेंट्रल आइडिया को उठाना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए। उस्ताद अपना रोल प्ले करता है, चलते फिरते, बात करते हुए, डिस्कस करते हुए। तो मिसाल के तौर पर 1 महीना में अगर आप 4 कहानी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको दी है, 1 हफ्ते में आपकी 1 कहानी चलती है, तो जो 1 कहानी आपकी है 1 हफ्ते की, उसको आप चलते फिरते, उठते बैठते क्लास में उसका माहौल बनाएंगे, हत्ता कि कैरेक्टर डिफ़ाइन कर देंगे, भाई तुम तो मुझे जो है वो पूरे के पूरे गंजे कबूतरबाज ही लग रहे हो, तुम्हारी सारी हरकतें गंजे कबूतरबाज की तरह की हैं। समझ में आ रही बात आपको? और इसी तरीके से वो जो 2 कबूतर ऊपर बैठे हुए थे, जिन्होंने बोला था हम उड़ेंगे और उड़कर हमारे पैरों के नीचे से 4 पत्तियाँ निकलेंगी, ठीक है, वो 2 कबूतर भी किसी ऐसे बच्चे के साथ अटैच की जा सकती है जो अजीब बात करता है, जिसका ना सर होता है ना पैर होता है। देखो जो 2 कबूतरों ने बात की थी कि पत्तियाँ गिरेंगी, उसका कोई सर था, कोई पैर था, ना सर था ना पैर था, बस ऐसी बात की अजीब सी। तो कहानी के तौर पर नहीं चलेगी, कहानी जिंदा कहानी के तौर पर चलेगी। उसके कैरेक्टर बच्चों को नज़र आएंगे उनके माशरे में, खुद भी वो किसी कहानी के एक कैरेक्टर के तौर पर अपने आप को महसूस करेंगे। आम तौर पर कहानी का जो हीरो होता है, बच्चा ही समझता है कि वो हीरो मैं हूँ, ये भी ध्यान में रखें आप। पढ़ने वाला बच्चा हमेशा उस कहानी के हीरो को अपने आप में ढालने की कोशिश करता है। तो और ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो कहानी का असर लेता है और उसके जुज़ियात को और उसकी बातों को वो अंडरस्टैंड करके उसको किसी के साथ लिंक करने की कोशिश करता है। तो उस्ताद के कहानी पढ़ाने का बुनियादी मकसद ही ये है कि वो कैरेक्टराइजेशन करेगा, ठीक है। अगर आप कैरेक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे क्लासरूम में,
मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलग से उनको बस ऐसी कहानी पढ़ाई ऐसी। भाई मुझको तो तुम नौशाबा लग रही हो, इस कहानी में जो नौशाबा थी तुम्हारी हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं। अब वो बच्चे खुद पूरी क्लास वाले क्या हो गए, उस कहानी को इस लड़की के साथ उन्होंने जोड़ दिया है। चलते फिरते एक जुमला आपने देख लिया भाई ये नसीहत का है, वो नसीहत का जुमला आपने चलते फिरते देखा, वो कहानी में नहीं पढ़ा था हमने। वो जो कहानी में हमने पढ़ा था ये वही तो बात है। समझ में आ रही बात? यानी मैं फोकस इस बात पे कर रहा हूँ कि कहानी को सिर्फ कहानी के तौर पर नहीं पढ़ाना। अगर आप कहानी को सिर्फ कहानी के तौर पर पढ़ा के गुजर जाएंगे तो आप 1000 कहानियाँ भी पढ़ा गए, बच्चों में कोई तब्दीली नहीं है। कहानी उनके लिए कानों का मज़ा हो, हर रोज़ वो एक कहानी सुनना चाहेंगे कानों के मज़े की। उसकी जो लर्निंग है, उससे जो एक्सट्रैक्शन है, उसको सिस्टम के साथ जोड़ के देखना है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारना है, ये वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो उस्ताद का ये काम है कि वो कहानी को कैरेक्टराइज़ करना शुरू कर दें। हम जितनी कहानियाँ आपको दे रहे हैं उसमें से कुछ कहानियाँ बहुत ही अजीब व गरीब हैं, और लेकिन ज़्यादातर कहानियों का इंतखाब यही सोच कर किया गया है कि हर कहानी को जब आप पढ़ाएँ तो उसको कैरेक्टराइज़ कर दें। अब देखें ना ये कहानी कैसी अजीब सी कहानी है, गंजा कबूतरबाज, कहीं से भी आप इसको कैरेक्टराइज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको फील होगा कि यस ऐसा होता है। बहुत से लोग गंजे कबूतरबाज की तरह होते हैं, बहुत से लोग गंजे कबूतरबाज के माँ की तरह होते हैं, बहुत से लोग उस बादशाह की तरह होते हैं, बहुत से लोग उस बादशाह की बेटी की रोल प्ले कर रहे होते हैं ज़िंदगी के अंदर। फिर उसमें सही और गलत को कैसे आप डिफ़ाइन करोगे, सही और गलत को भी डिफ़ाइन, सही। जैसे मैंने मिसाल दी ना, आपने कोई बात की, बच्चे ने उलट के आपको कोई जवाब दिया और आपने बोला भाई ये तो तुम वैसी बात कर रहे हो जैसे गंजा कबूतरबाज सोचता था, सवाल जवाब करता था कि भाई क्या ये हराम है, अंदर से बोलता था। अब उसको हराम को क्या बनाना है, हलाल बनाना है। तो हराम को हलाल बनाने के लिए वो खुद से क्या करेगा, 2 4 5 सवालात करेगा और आखिर में वो कहाँ पहुँच जाएगा कि जो हराम चीज़ थी वो क्या बन गई, हलाल बन गई। अच्छे अच्छे दाढ़ी वाले लोग, नमाजी परहेजगार, बिजली चोरी करते वक्त उनसे पूछे भाई आप बिजली क्यों चोरी करते हैं, बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक की बिजली चोरी करना जायज़ है। आप बोलते हैं इन्होंने बहुत हराम कमाया है, हम हमारा खून चूसा है, लिहाजा इनको नुकसान पहुंचाना जायज़ है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन वो गंजे कबूतरबाज हैं, वो निकाल लेते हैं रास्ता ढूंढ ढांड के, वो हलाल को क्या हराम को क्या बना लेते हैं, किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के अपने लिए हलाल कर लेते हैं। ये दुरुस्त नहीं है, बच्चों को बताना चाहिए ये बात अच्छी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आइडिया हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कहानी तो पूरी करते हैं सर, लेकिन ये कहानी आप खुद पढ़िएगा, मैंने आपके पास रीडिंग लिटरेचर में डाल दी है, इसकी पूरी तकमील आप खुद कीजिएगा। मुझे जो बात बतानी थी वो मैंने यहाँ तक बात बता दिया, ठीक है।